हमारा पाठ है आज सांवले सपनों की याद। सांवले का अर्थ क्या होता है? सांवले का अर्थ होता है जो न गोरा होता है न काला होता है, बीच का होता है, थोड़ा सा धुंधला सा होता है। तो जो हमारा पाठ है वो भी आज क्या है? सांवले सपनों की याद, जो थोड़े से धुंधले हो चुके हैं, ऐसे सपने। इस पाठ में जो जाबिर हुसैन है उन्होंने सालिम अली को याद करते हुए इस पाठ को लिखा है। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते हम इसके भावार्थ को जानेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो इसमें लेखक जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये सालिम अली की शमशान यात्रा जो निकल रही है उसके ऊपर उसके सामने ये लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं जाबिर हुसैन जी कि सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अक्सर है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। सालिम अली कौन हुए हैं? सालिम अली बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे पक्षियों के बारे में अपनी किताबों को लिखा है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की है। तो आज उनकी शव यात्रा निकल रही है और जाबिर हुसैन उसी को देखकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का, अंतहीन का अर्थ क्या होता है बच्चों? अंतहीन का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। क्यों भिन्न है तमाम सफ़रों से? क्योंकि इस सफ़र का अंत आ चुका है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब किसी और जाना, उसको हम पलायन बोलते हैं। एक जगह छोड़कर जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो उसको पलायन बोला जाता है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन का अर्थ होता है घुलना मिलना, कि उसमें समा गए हैं। उस पक्षी की तरह जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो लेखक कह रहे हैं कि अब सालिम अली ऐसी यात्रा पर जा चुके हैं जहाँ पर उसका कोई अंत नहीं है, और अब हम उसे चाहकर भी अगर लौटाना चाहें, हम ये चाहें कि सालिम अली वापस आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व सालिम अली की मृत्यु जो है वो 100 वर्ष के वो हो गए हैं, उसके बाद हुई है। तो उन्होंने कहा है कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। उत्सुक अर्थात बेचैन रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता होता है स्रोत, जहाँ से पानी फूटता है ना, उसको सोता बोलते हैं। अगर पानी के निकलने का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? सोता। पानी का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक क्या होता है? मिथक होता है एक मान्यता। जब जैसे कि किसी काम को करने की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, ऐसी एक मिथक है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। इसमें कवि जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण की लीला कब हुई थी किसी को नहीं पता ना, हमने देखा नहीं, हमने किताबों, हमने दूसरों से सुना। ऐसी एक मिथक है जो सालिम अली है, उन्होंने उसकी तुलना उनसे की है। उन्होंने कहा है कि कब कृष्ण ने दूध छाली से अपने मुंह में भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। यह सब हुआ था, लेकिन हमें इसका कोई प्रमाण तो नहीं। ये एक मिथक है, ये एक मान्यता है जिन्हें हम माने जा रहे हैं। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। वृंदावन में ऐसा माहौल, आगे कविता भी हैं हमारी एक दो, ऐसे पढ़ेंगे कि
जब वृंदावन में जाते हैं तो एक अजीब सा वातावरण हो जाता है, संगीतमय, अजीब सी बांसुरी की धुन जो सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बांसुरी बजती है, लेकिन वो वातावरण ही एक ऐसा है कि जहाँ पर अपने आप उसके कण कण में हमें लगता है कृष्ण जो है वो समाये हुए हैं। आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, देखा है ना आपने कभी गंगा मथुरा वृंदावन जाते हो या गंगा स्नान के लिए जाते हो तो बहुत भीड़ जो है वो सुबह सुबह ही गंगा स्नान के लिए आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि एक मान्यता है, मन में एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है अपने प्रभु के लिए। तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। बंसी की आवाज़ किसकी? कृष्ण की। किसकी बंसी की आवाज़? कृष्ण की बंसी की आवाज़। उनकी आवाज़ पर सब थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से कि जादू से खाली हुआ है क्या? तो इसमें लेखक बोले कि आज भी वहाँ पर एक ऐसा पार्क है, ऐसा बगीचा है, ऐसा वाटिका है जहाँ पर जाना शाम को मना है। वहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ पर शाम को बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और जो उसका माली है वो उसको शाम को खाली करा देता है सैलानियों से। मिक्कों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले वो दोबारा वापस किस पे आ रहे हैं? सालिम अली पे आ रहे हैं। कौन? जाबिर हुसैन। एक कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति, क्षति का अर्थ क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी अर्थ 100 वर्षों का समूह, यानी कि उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 100 वर्ष। क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। किस मौत कौन सी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? कैंसर। उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की पक्षियों के बारे में जानने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा भी है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत का अर्थ क्या होता है? रक्षा के प्रति समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। दूरबीन किस लिए प्रयोग की जाती है बच्चों? दूरबीन प्रयोग की जाती है दूर की चीज़ों को पास देखने के लिए। तो दूरबीन का प्रयोग वो पक्षियों को देखने के लिए किया करते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों को देखने वाला, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देख गए हैं। दूरबीन हमने कहा पक्षियों को देखने के लिए थी, लेकिन ये भी कहा गया है एकांत क्षण अर्थात अकेलेपन के क्षण, कि एकांत क्षणों में बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर कोई छोर नहीं दिखाई देता ज़मीन आसमान का। क्षितिज ऐसा दृश्य होता है जहाँ पर हमें कोई छोर नहीं दिखाई देता कि ज़मीन कहाँ तक है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान यानी धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। जो कि आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। तो सालिम अली जो है बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं, अर्थात उनको पक्षियों से इतना प्रेम था कि वो घंटों तक पक्षियों को निहारते रहते थे। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना कौन थी? तहमीना उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी थी कि वो उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ी थी, सहपाठी भी रही थी तहमीना। तो बाद में जब उनकी वो वाइफ बनी तो उन्होंने उनके काम में उनकी बहुत मदद की। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन
केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। केरल की साइलेंट वैली जो है वो पक्षियों के लिए बहुत, वहाँ पर क्या है बेटा कि वो एक रिजर्व एरिया था, जंगल था वाले, लेकिन जब वहाँ पे रेगिस्तान की रेत के कारण क्या था कि वहाँ के सभी पक्षी जो है वो ख़त्म हो रहे थे। तो सालिम अली ही वो एक इंसान थे जिन्होंने उनको बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से गुजारिश की थी कि उनकी रक्षा के लिए कुछ किया जाए। चौधरी साहब गांव के मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए वे जानते थे कि रेत का पक्षियों पर क्या असर पड़ेगा, जो जंगल है वहाँ का उस पर क्या असर पड़ेगा। पर्यावरण के सभी जो संभावित खतरे थे उनसे सालिम अली ने जब उनको परिचित कराया तो वह उनको जानकर उनकी भी आंखें नम हो गई मतलब गीली हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने पक्षियों की भलाई के लिए बहुत काम किया। आपने पक्षी राज 2.0 जो 2.0 पिक्चर है वो भी देखी होगी, उसमें देखा है अक्षय कुमार ने पक्षी राज का रोल किया है। तो लगभग वो इसी पे थोड़ा बहुत आधारित है, एग्जैक्ट तो नहीं। उनकी जो बुक है सालिम अली की फॉल ऑफ ए स्पैरो, वो उनकी आत्मकथा है। वो उन्होंने अपनी जीवन के वृत्तांत उसमें बताया है। एक और पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं D.H. लॉरेंस, वे भी पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की है। तो उनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस थी उनसे अनुरोध किया कि अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखें। लेकिन फ्रीडा ने क्या कहा? फ्रीडा ने कहा कि मैं चाहती तो बहुत सारी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि वो ये कहती है कि मेरे से अच्छा तो उन्हें गौरैया जानती है जो छत पे बैठती है। क्यों? क्योंकि वह उससे इतनी बातें किया करते थे, इतना उसको निहारा करते थे कि वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला सादा दिल का आदमी था कि मुमकिन ही नहीं कि मैं उनको पहचान पाऊँ। लॉरेंस मेरी रगों में हड्डियों में समाये हुए हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में ही मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। पक्षियों में एक ऐसी बेटा वेवलेंथ होती है कि वो जैसे पक्षी क्या एनिमल्स भी जब हम उनसे प्यार करते हैं तो वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, है ना। तो ऐसे लॉरेंस के बारे में कहा गया कि लॉरेंस जो है उनको पक्षियों से इतना प्रेम था कि गौरैया भी उनके बारे में ज़्यादा अधिक जानती थी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए रास्ता की तरफ ले जाती रहेगी। ज़िंदगी में उनकी ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। लेखक बताता है कि उनके पक्षी वैज्ञानिक के पक्षियों के प्रति प्रेम होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि एक बार क्या हुआ बचपन में जब वो खेल रहे थे, उनको शिकार का बहुत शौक़ था, पक्षियों के शिकार का। तो उन्होंने अपनी एयर गन से, जो बच्चों की गन होती है, उससे एक जब बंदूक चलाई तो एक नीले रंग की गौरैया जो है उसको वो लग गई और वो नीचे गिर गई। जब उन्होंने देखा तो उसको देखा गले पे उसके नीले निशान थे। उसको देखकर उनको बड़ी उत्सुकता जगी, तो वह अपने मामा के पास गए, उसके बारे में उससे जानकारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने उनको लाइब्रेरी लेके गए, वहाँ पर उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। तो इस घटना ने उनके जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। उस नीले रंग की गौरैया ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया और उनके लिए पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। तो इसी तरह बोला कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी का अर्थ होता है घूमना,
कि वो घुमक्कड़ प्रकृति के थे, घूमने का बड़ा शौक़ था उन्हें, से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? सालिम अली सिर्फ एक नाम नहीं बेटा, वो हर एक व्यक्ति है जो पक्षियों से प्यार करता है। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है कि वे प्रकृति में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। टापू क्या होता है? एक बहुत सारे पानी में एक छोटी सी ज़मीन है ना, जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है। उसको हम क्या बोलते हैं? टापू। तो टापू क्या होता है? एक जिसकी सीमित जगह होती है, जो सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में होता है। तो लेखक ने कहा है कि वो एक टापू नहीं थे, वो क्या थे? वो एक अथाह सागर थे जिसका कोई और छोर नहीं है, जो पूरे एक ज्ञान से, प्रकृति प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो लेखक ने उनकी जो तुलना की है वो किससे की है? अथाह सागर से। उन्होंने कहा है कि वह क्या थे? एक टापू नहीं थे, अथाह सागर थे। लेखक ने ये भी कहा है कि सालिम अली, वो सिर्फ सालिम अली से के नाम से नहीं मतलब है उनको हर एक उस व्यक्ति से मतलब है जो पक्षियों से प्रेम करता है। इस प्रकार उन्होंने सालिम अली और एक बहुत ही बड़े जो पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में बताया है। धन्यवाद।